अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पसे आईना में मैं हूं आपका मेज़बान गुलशन शेख। नाजरीन, आज हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिसका बचपन से ही एक सियासी घराने से वाबस्ता है और वहाँ ऐसे समझो कि ऐसा सियासी घराना जिसको सियासत की अगर यूनिवर्सिटी कहें भी कम नहीं होगा। वहीं से उसने सियासत सीखी। पहला कदम उसने MQM में शामिल हुई। उसके बाद आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। तो हम आज उसके सियासी सफ़र पे भी बात करेंगे और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पे और बहुत सारी बातों पे। आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है हीर सोहू साहबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेहरबानी। हीर सोहू साहबा MP है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हीर सोहू साहबा, पहले तो हम थोड़ा सा आपके सियासी कैरियर पे बात करेंगे। MQM के साथ रहने का आपका सियासी तजर्बा कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गुलशन, आपने प्रोग्राम में बुलाया मुझे। मेरा 2002 में सफ़र शुरू हुआ था मेरा। ये उन दोनों की बात है जब अल्ताफ़ हुसैन ने ये फ़ैसला किया था कि हम इत्तेहाद करेंगे, सिंधियों को भी लेंगे और तमाम कम्युनिटी के लोगों को लेंगे। उसमें मेरे चाचा इब्राहिम सोहू उस वक्त MQM में थे। तो उस वक्त BA जो था वो नेसेसरी था कि ग्रेजुएट हो। उस वक्त लग था कि चाची नहीं, वो ग्रेजुएट नहीं थी, मैं थी। बाबा से रिक्वेस्ट की कि भाई, तो बाबा उस वक्त थोड़ा सा पीपल्स पार्टी से नाराज़ थे और चीज़ें थी जैसे वर्कर जियाला नाराज़ होता है इस तरह। लेकिन जो आपका बाबा था, हाँ, शुरू में वो फाजिल राहू का सिपाही रहा है और वो अहम जो सिपाही होते हैं, जो दस्ताए अव्वल में होते हैं, वो सिपाही था। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी में आया था। नहीं, फिर अवामी तहरीक में बाबा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। रसूल बख्श पलीजो के साथ काम किया उन्होंने। फिर वहाँ बाबा जो चीज़ें बताते थे मुझे कि हमने किस तरह काम किया। हम कब्रिस्तान में बैठ के मीटिंगें करते थे, 4-4 लोग बैठते थे। हम पैदल सफ़र, कितने घंटों हम पैदल सफ़र करते। फिर हमने साइकिल पे सफ़र करके जो उसका अवामी तहरीक का जो लिटरेचर था बताना, लोगों को मैसेज देना, चीज़ें। फिर कुछ चीज़ें जब चेंज होती है, लीडरशिप की जो सोच होती है, विजन, वो जब चेंज होता है तो फिर बाबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। वो फिर जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ भी काम किया। मुझे बाबा हाला कॉन्फ्रेंस का भी बताते थे कि हाला कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जिसमें भुट्टो साहब ने कहा था कि हम इलेक्शन, बलदियाती इलेक्शन में जाएं नहीं जाएं। तो वो फिर बेनज़ीर साहिबा के साथ उनका एक वक्त, बाबा ने MRD की तहरीक में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। बाबा के 11 से 13 साल जेल में गुजरे हैं और मुझे बचपन, मुझे याद नहीं कि मैंने कोई जेल छोड़ी हो जहाँ मैं बाबा से मिले। वो शायद बाबा का हमेशा ख़त्म होता था कि हीर को ज़रूर लेके आना। तो वो जेलों में जाना, देखना, जेल में खाना लेके जाना, तो वो चीज़ें शुरू से ही बाबा को देखा कि किस तरह। फिर जब माशाल्लाह का दौरा, घर में आर्मी का आना, छापा पड़ना, वो सब चीज़ें बचपन से देखी हुई थी कि तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुस्सा कहना चाहिए, लड़ाई जो चलनी चाहिए, कि चीज़ें जो देखी थी, प्रैक्टिकली देखी थी। फिर थोड़ी सी नाराज़गी उस वक्त पीपल्स पार्टी से भी थी कि बाबा को जो है इग्नोर किया गया। तो वो जो मुझे फिर MQ में मौका मिला तो सारा गुस्सा जो फ्रस्ट्रेशन बाबा की तरफ से देखती थी वो फिर मैं बढ़ास पीपल्स पार्टी पे निकालती थी। और लेकिन वहीं बैठ के MQM के बेंचों पे बैठ हाँ, के। तो लेकिन हीर बाप शुरू से हमेशा सिंध के हुकूक के लिए, सिंध के गरीब आवाम के हुकूक के लिए लड़े और सिंध के वहदानियत के लिए लड़े। सिंध की यानी एक तहफ़्फ़ुज़ करने वाला सिपाही के तौर पर लड़े और उसकी बेटी MQM में आ जाए और MQM वो जो जब भी नाराज़ होती है तो वो सिंध को 2 टुकड़ों में करने का बयान या स्ट्रगल चलाती है। गुलशन, मैंने MQM में मैं 3 टेन्यूर रही। आप अगर असेंबली का फ्लोर देख लें, मीडिया देख लें,
तो मैंने हमेशा सिंध के इशूज उठाए होंगे। कभी भी हमने कोई ऐसा रेजोल्यूशन, कोई ऐसी सिंध की वेदर मुझे याद है डाउन स्ट्रीम इश्यूज, पानी का, ये तो वो सारी तमाम चीजें। इश्यूज हमेशा मैं उठाती थी कि मैं समझती कि मैं एक सिंधी हूँ और मुझे मतलब अब मैं एमक्यू में नहीं हूँ, इसका मतलब है कि मैं बैठ के सिर्फ बुराइयाँ करूँ। मुझे कभी भी पार्टी ने नहीं रोका कि आप सिंध के इश्यूज नहीं उठाओ। मैं हमेशा डाउन स्ट्रीम को, कालाबाग डैम हो, एनएफसी अवार्ड हो, सिंध के साथ जब भी कोई ऐसा इशू उस पर मैं स्टार रही और काम किया। वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जब आती थी कि जब नारे लगते थे, तो जब जीएम वाजर, नारे वाजर का, तो मैं जवाब नहीं देती थी और वो सब लोगों को पता था कि हीरबाजी जो है ना जवाब नहीं देगी। तो जब वो मजाक में भी हुई थी, मैं कहती नहीं, मुझे अल्ताफ से ने लिया था सिंधी, एक सिंधी जैसे से लिया था और मैं सिंधी हूँ। आप जे सिंध का नारा लगाएंगे। नारों पे गुस्सा लगता था? किस किस नारों पे? वो दो चीज़ों पे हमेशा इरिटेट होती थी। एक तो जब सूबे की बात करते थे तो मैं इंटरनल बिल के बाद बैठी, मैं कहती इतना आसान काम नहीं, आप लोग शायद समझते हो कि सूबे की तोड़ने की बात होगी। मैंने कहा सिंध का बच्चा बच्चा लड़ेगा, और जितना ये तुम लोग सादे सादे लगते हैं कि भाई ये कहते हैं कि शायद सिंधी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ये वो, मैं कहती थी कि ये सब चीज़ें छोड़ देंगे, हर चीज़ में हर चीज़ में कंप्रोमाइज कर लेंगे, आप नौकरियों को छोड़ दो, डेवलपमेंट छोड़ दो, सब चीज़ों पे, लेकिन जब आप भूखे मरेंगे, लेकिन सिंध की वैधानिक बात होगी ना तो गली गली से जो है ना बच्चा निकलेगा, वो मारेगा। और मैं कहती थी कि तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इस पे सिंधी कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो वो शायद उस वक्त कहना चाहिए कि सपोर्ट थी, स्टेब्लिशमेंट की थी, XYZ जो उनको बताते थे कि भाई ये चीज़ें कर लो। तो जब भी चीज़ होती थी तो मतलब वो एक्सप्रेशन देते थे कि बाजी को ये बात बुरी लगी है। लेकिन सिर्फ मेरी नहीं, जितने भी कम्युनिटी के, चाहे वो सिंधी जितने भी थे, वो इस चीज़ पे हमेशा उनका एक स्टैंड होता था कि इस चीज़ को छोड़ के आप काम करोगे तो आप पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त ऑप्शन नहीं था। हम कहते थे कि आप इस चीज़ को छोड़ के काम करोगे, आप बहुत कुछ कर लोगे, बहुत कुछ कर लोगे। लेकिन वो वक्त और हालात, चीज़ें तेज़ी के साथ चेंज हुई। फिर जो एज फैक्टर था अल्ताफ सिंह के साथ, वो चीज़ें आई, तब्दीलियाँ, फिर 22 अगस्त वाला इशू आ गया। उसके बाद आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि जो नारा लगाया गया, वो नारा यकीनन कितना भी हो, लेकिन बिंगे पाकिस्तानी हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ कभी भी हो। तो वो हालात चेंज हुए, चीज़ें हुई, ऑप्शन या तो मैं घर बैठ जाऊँ। फिर जो टीम आई उन्होंने भी देख लिया कि अब सर्वाइव या तो मुहाजिर के नारे पर है या सूबे पर है। तो उसमें फिर ऐसा सा तकरीबन जितने भी लोग थे वो ऐसा सा निकलना शुरू हो गया कि भाई हम, फिर बाबा ने कहा कि क्योंकि मेरा प्रोग्राम आपके सामने कि मैं PSP में जाना चाह रही थी, मेरी पीपल्स पार्टी से, क्योंकि राजपथ वहाँ से तो मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी। मैं कहती कि मैं शायद पीपल्स पार्टी में नहीं चल पाऊंगी, लेकिन बाबा का था कि नहीं, अब मेरी बात मानो, आप पीपल्स पार्टी में। फिर भी वो सिंध की नुमाइंदगी है, मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है, तो मैं कहती नहीं बाबा मैं चल नहीं पाऊंगी उसमें। वो मेरी नेचर, मेरी तरबियत ही ऐसी हुई है कि मैं शायद पीपल्स पार्टी में, लेकिन बाबा ने कहा आज आपके सामने हूँ कि पीपल्स पार्टी की MP कैसे से। अच्छा, एक सवाल फिर हम पीपल्स पार्टी की तरफ ही चलते हैं। एक सवाल ये है कि वो MQM जिसमें आप बैठी थी, वो MQM जिस पे 12 मई का इल्ज़ाम, वो MQM जिस पे वकला को जिंदा जलाने का इल्ज़ाम हो, वो MQM जो बल्दिया फैक्ट्री को, ये तो बड़े 3-4 वाक़े हैं, उससे भी हज़ारों सैकड़ों वाक़यात जो है ना दहशतगर्दी के उनसे मंसूब हैं। तो जब ये सारे इल्ज़ाम और उस वहाँ आप बैठी रहती थी, कभी कभी बहुत मुश्किल होता था, आप जो चीज़ें सामने आती थी, लेकिन वो चीज़ें हमारे सामने क्योंकि जो स्क्रीविंग कहते थे या कुछ जो भी चीज़ें, वो कभी हमारे सामने नहीं आई थी, हमने कभी भी नहीं देखी, क्योंकि वो एक फोरम जो हमारा पॉलिटिकल फोरम था वो अलग फोरम था, और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए में भी वो, लेकिन वो हमें नहीं पता। लेकिन चीज़ें तो पता, जब 12 मई का वाक़या कहीं ना कहीं से वो 12, मैं समझती हूँ कि MQM की अगर जवाल का जो वक्त शुरू हुआ वो 12 मई था। 12 मई के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने ये करना चाहिए कि उन्होंने मौका दिया कि भाई आप खाओ पियो जो करना, और उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। और वो फैक्टर, फिर उनकी टीमें, लेकिन A B C टीम थी, तो वो अच्छा ऐसी चीज़ें करके
पॉलिटिकल फोरम पे कभी वो पछताव करते थे कि यार ये नहीं होना चाहिए नहीं, था? कभी डिस्कशन में नहीं आता था, कभी भी नहीं आता था कि भाई ये जो है कि भैया, क्योंकि वो हमने कभी नहीं उनको देखा ना, जहाँ तक मुझे पता चला कि उन्हें हमारा नहीं पता होता था कि हम कौन है वो कौन है, तो वो अलग से थे, क्योंकि कभी ऐसी चीज़ें सामने नहीं आती थी। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर, जैसे 12 मई का वाक़या था, इस तरह की चीज़ें आती तो पॉलिटिकल प्रेशर ज़रूर आता था और उनको फेस करना यकीनन मुश्किल हो जाता था, जवाब देना मुश्किल हो जाता था। लेकिन पार्टीज़ हैं, उसमें अप एंड डाउन्स होते हैं, चलती रहती हैं चीज़ें। जी, जैसे मैडम पहले ही आपने बताया कि आप पीपल्स पार्टी में नहीं आना चाह रही थी, पीएसपी में जाना चाह रही थी, क्योंकि बहुत सारे आपके साथी जो है वो पीएसपी में जा चुके थे और बहुत सारे सिंधी दोस्त भी थे जो वो पीएसपी में जा चुके थे। तो आप पीपल्स पार्टी में आई अपने वालिद साहब के कहने पे। अब पीपल्स पार्टी में रहने का कैसा तजुर्बा रहा? अच्छा तजुर्बा है, और शायद एक तो आप सीनियर हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि अच्छे हार्ड वर्कर की कोई भी पार्टी की डिमांड रहती है हमेशा। आप कमिटेड हो, आप सिंसियर हो, आप हार्ड वर्कर हो, तो हर पार्टी आपको वेलकम करती है। मैं आई और मुझे लीडरशिप, थैंक्स करूँगी कि लीडरशिप ने एतमाद दिया, लीडरशिप ने हमेशा इनकरेज किया, ख़ासतौर पर अदी फरियाल ने हमेशा इनकरेज किया और सपोर्ट रही। तो मुझे, क्योंकि जाहिर बात है सारे तकरीबन काफ़ी लोगों से तो इन असेंबली मुलाकात होती रहती थी में जो है और फिर आपकी ज़बान की वजह से चीज़ें जो है ना, मुझे मतलब महसूस नहीं हुआ कि मैं इतना टाइम दूर रही और उनके बोलती भी रही, लेकिन उन्होंने सबने मुझे सपोर्ट किया, वेलकम किया। तो मुझे आज लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जगह बनाना नए बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पहले ही पुराने बंदे बैठे हुए हैं और ये तो नए बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ। मुझे जो निसार साहब से लेके अदी फरियाल और मेरी 2-3 दफ़ा चेयरमैन साहब से भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन मुझे जो है ना वो, क्योंकि मैं जो काम करती रही वो अभी भी मैं काम करती हूँ। मैं मीडिया में जाना, असेंबली के फ्लोर पर, ऐसे लोगों की हर पार्टी को ज़रूरत होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ज़रूरत है। और फिर मैं फील्ड वर्कर हूँ, तो मैं एक वर्कर डिस्ट्रिक्ट में भी जाना, वर्कर से मिलना, तो मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मेरा ये आज भी कहना है कि जहाँ रहो सिंसियर रहो, पीछे अगर जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। तो जब मैं एमक्यू में थी, मैंने बाबा के तो बहुत सारे, सब मंजूर वरसान से लेके आज निसार साहब तो सब दोस्त थे, लेकिन ना मैं कभी उन लोगों से मिली, ना मैंने उनसे कोई सपोर्ट ली, ना फेवर ली, वो सबको पता है। आज अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स से, तो मेरा कोई एमक्यू से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई रब्ता नहीं है, कुछ नहीं है। तो जहाँ आप रहते हो, कमिटेड होते हो, तो आपके लिए मेरे ख्याल में आसानी होती है। तो मुझे पीपल्स पार्टी में कोई अब इस वक्त कोई पछतावा नहीं है कि मैंने फैसला जो है ना वो गलत किया। एक अच्छा फैसला था, टाइम पे फैसला किया और चीज़ें जो है ना वो स्मूथली चल रही हैं। हार्ड वर्कर हूँ, कोशिश करती हूँ। जाहिर पता है नए लोगों को थोड़ा सा स्पेस कम मिलता है, इसलिए शायद मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, इसलिए ज़्यादा अपने आप को जो इन करने के लिए करनी, लेकिन जगह है, स्पेस मिल रहा है और अच्छी जगह पर हूँ, अच्छी पोजीशन पे। अच्छा मैम, अब आप उस पार्टी में हैं जो सिंध की इक़्तिदारी पार्टी है और वो 2008 से लेकर अभी तक वो सिंध उसके हवाले है। तो मेरा सवाल है कि इतने सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को दिया क्या है? बहुत मुश्किल सवाल कर लिया आपने क्या? नहीं, सिंध का आवाम जानना चाहता है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को क्या दिया है। नहीं, देखिए, अगर गुलशन ज़रूर कहूँगी कि एक जनरल परसेप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़्यादा, मतलब ये नहीं कहते कि 100% चीज़ें अच्छी हो गई, 100% आपने दुबई बना दिया, स्विट्जरलैंड बना दिया। मैं थोड़ा क्लियर। अच्छा, ब्रेक पे चलते हैं, क्योंकि ये मैं सवाल का जवाब तफसील से लेना चाहता हूँ ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि छोटी सी ब्रेक ले लें, फिर आके इस पे बहस करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम पसे आईना में वक्त हुआ है एक छोटी ब्रेक का। आज छोटी ब्रेक से वापस आके और हम बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पसे आईना में। जी, मैंने सवाल किया था, पीपी ने सिंध को क्या दिया है, जबकि सिंध ने बहुत कुछ दिया है पीपल्स पार्टी को। इस पे डिटेल पे बात हो सकती है।
एक तो मैं कहूँगी कि जनरल परसेप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर साहिबा के दौर से लेके ख़राब किया गया। मतलब कहना चाहिए कि भाई सिंध में काम नहीं हो रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स में करप्ट है चीज़ें, एक जनरल परसेप्शन आम लोगों में बिठा दिया गया और जहन में वो आपके भी बिठा दिया गया, मेरे भी बिठा दिया गया, सब लोगों के। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अच्छे काम कर रही थी उसका कभी प्रोजेक्शन नहीं करवाया, कभी हाईलाइट चीज़ें नहीं की आपने। चाहे वो कल परसों भी अगर आपने इरिगेशन में देखा होगा तो हमने 114 डैम्स, स्मॉल डैम्स बनाए। अच्छा, अगर कोई आप और मैं बैठेंगे तो आप कहोगे कि नहीं ये तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे किया हुआ है, काम पैसे खा गए होंगे, काम नहीं किया हुआ होगा। ये जनरल परसेप्शन है ना, आपका बना दिया गया। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो ना तो भी पता नहीं चलता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया। ये कोताही है जिसकी वजह से दो चीजें सामने आती है ना, हाँ, तो फिर वो परसेप्शन ठीक ही बन जाता है। मिसाल के तौर पर ऐसे नहीं है, पीपल्स पार्टी ने अपने कामों की पब्लिसिटी की है। मैं एक मिसाल दे दूं आपको कि थर में जो उन्होंने आरओ प्लांट लगाए थे, कितनी पब्लिसिटी हुई, लेकिन आज एक भी आरओ प्लांट चलने के काबिल नहीं है। तो परसेप्शन क्यों ना, जो आम आदमी जो परसेप्शन ले रहा है वो क्यों ना सही हो। नहीं गुलशन, देखिए उसी में आप सिर्फ थर को ले लें। आप मेरे ख्याल में 20 साल पहले जब थर गए होंगे तो आप किस तरह जाते थे और आज आप जाते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बताता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया, ठीक है ना। आप उसी थर में जाते हो जहाँ पे पहले हम भी तनकीद करते थे कि भाई बच्चे मर रहे हैं न्यूट्रिशन के, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, गुर्बत की वजह से। आपने वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हुए देखा होगा अगर आप जाते होंगे। आपने वहाँ पे थर कोल पे देखिए चीज़ें हुई हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं हुई है, लेकिन जहाँ अच्छी चीज़ें हुई हैं उसको भी थरकोल पे मैं ही सवाल करते थे कि कब आएगा 1 मेगावाट बिजली, आप मुझे बता दो। जब हम हम खुद प्रोग्राम करते थे ना, वही आपको करके दिखाया कि 600 मेगावाट, और अब जो है दूसरा अभी उस पर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ कि दूसरे सूबों ने नहीं की, वो आपने करके दिखाई, ठीक है ना। इसी पर हम आ जाएं कि जो आपने आरओ प्लांट की बात की, आरओ प्लांट जो वाटर सप्लाई की स्कीमें थी, जो आपने कहा उसमें टेक्निकल वजूहत हो गई थी, उसको इम्प्रूवमेंट क्या, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, चलना शुरू हुई है। लेकिन टेक्निकली जो क्योंकि आपकी पानी की विड्थ जो थी, वो जो डिप्थ थी वो नीचे थी। अच्छा, उसको टेक्निकल तौर पे नहीं लिया गया था, कुछ चीज़ें जल्दबाजी में शायद हो जाती, लेकिन इम्प्रूवमेंट हुई है बहुत सारी चीज़ों में। और जब आप पे जिम्मेदारी बन जाती है तो यकीनन तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्दाश्त भी करती है और उस पर इम्प्रूवमेंट के। आज अगर आप इस कमरे को अगर सफाई नहीं करोगे, 2 महीने 3 महीने के बाद ये कचरे का ढेर बन जाएगा। इस तरह हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की वक्तन बवक्तन ज़रूर। NICD यूनिट है, हम फ़ख्र से कहते हैं। आप गंबट, देखिए ये चीज़ें हैं जो, ये नहीं कि आप कहोगे, हमें पता है आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो गिनवाती। हर बंदा पीपल्स पार्टी का 3 चीजें गिनवाता है, और उसमें फखर करते हैं, और उसमें आप फखर करते हैं। इसलिए देखिए सारी सिंध, एक मिनट, सारी सिंध गंबट की हॉस्पिटल SIUT और ये NICVD नहीं है, ठीक है, मान गए, बिल्कुल मान गए, बिल्कुल। आज भी सारे जो बेसिक हेल्थ सेंटर हैं, हाँ, ठीक है, मैं मानती हूँ, हाँ, ठीक, कहीं पे भी आपको एक एम्बुलेंस की सहूलत, गधा गाड़ी पे लेके जाने लाश, और कल भी परसों भी 3-4 बचे हुए हैं। और वो तो जब हम मजमूई तौर पर सूरत हाल देखें, आप दिल के अमराज वाली हॉस्पिटल की बात कर रही हैं, जहां उसकी अच्छाई की बात कर रही हैं, वहां करप्शन की भी बात करें, करप्शन कितनी हुई है। देखिए इसको एडमिट करेंगे कि आपका जो प्राइमरी सेक्शन है वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। देखिए जो चीज़ें नहीं होंगी वो मैं एडमिट करूँगी, करती भी हूँ, करती रहूँगी। प्राइमरी सेक्शन की ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। आपकी BHU RHC अगर इम्प्रूव हुए हैं तो आपके तेलका हॉस्पिटल को इम्प्रूव की ज़रूरत है, आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है ना। इस तरह आपका, अगर हमने कहा कि हमने कॉलेज कर लिए, आपने कैडेट कॉलेज बना दी, लेकिन आपका प्राइमरी सेक्शन जो है, हाँ, बिल्कुल शुरू से 7000 स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं होते। प्राइमरी सेक्शन जब तक आपका इम्प्रूव नहीं होगा, आपके अच्छी जितनी भी चीज़ें हैं वो फिर आपको दूसरा रुख दिखा देते। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेहतर नहीं की हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, आप विंड्स को ले लें, आप सोलर को ले लें, जो
जो वहाँ पंजाब में जितना बजट यूटिलाइज होता है, यहाँ उसका बजट मिलता है, आपको उतना नहीं मिल रहा। बहुत सारे ऐसे इशू आपको बताया, पिछली हुकूमत नून लीग की थी, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहे। इस हुकूमत में जो क्राइसिस है आपके सामने, आपके वफा की हुकूमत के कितने प्रोजेक्ट इस वक्त भी आप देख लें, एक निक में आपके कितने प्रोजेक्ट जाते हैं। इवन मैंने कल परसों पढ़ा था कि आपके सिर्फ नेशनल हाईवे के 54 प्रोजेक्ट में सिर्फ 11 प्रोजेक्ट आपके शुरू हुए, ठीक है ना। तो ये यकीनन चीजें ऐसी हैं कि अगर, क्योंकि प्रोविंस, अगर हम कहें डिस्ट्रिक्ट का बजट इतना है तो प्रोविंस का इतना है, फेडरल का इतना है। जब फेडरल के इतने बड़े बजट में जब चीजें नहीं आती हैं तो आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं। मौसूमाना सवाल है कि जब भी हम बात करते हैं सिंध के मसाइल की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी रहनुमा होता है यूं घूम कर सीधा वफाक की तरफ चला जाता है। ठीक है। अब 95% पानी जहर आलूदा जो है सिंध का आवाम पी रहा है, वो आप लोगों को वफाक कह रहा है कि लोगों को पिलाओ और साफ पानी मुहैया करके नहीं दो। ठीक है। स्कूल जो बंद हैं 7000, पहले अरबाब रहीम के दौर में 3000 थे, अब 7000 तक पहुंचे। वो खुद सईद गनी साहब ने अदालत में जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं उसमें एतराफ़ किया है। ये बात है। सेहत की जैसे मैंने बात की, ये सारी चीज़ें तो आपको ठीक करनी, और इतने अरसे से सिंध हुकूमत पाकिस्तान और सिंध पीपल्स पार्टी के हवाले है। मुझे देखिए, वाटर सप्लाई वाली जो चीज़ थी आपके सामने, अमीर हानी मुस्लिम ने जब कमीशन बनाया था और उसमें बाउंड हो गए थे पिछले, क्योंकि हम खुद भी ज़ाहिर से MP हैं, जब आप अपने एरिया में चीज़ें देखते हो तो कहीं ना कहीं पे आप मेरे रेफर में भेजते, हम लोग भेजते, तो आती है उसमें 3-4 साल से ही कंटिन्यू चलता रहा कि भाई जो प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है पहले उसको हम फाइनलाइज करेंगे, चीजें चलेंगे, ठीक है ना। बजट इशू आता है, बेशक कहे नहीं कहे, बजट जितना आपका बजट आएगा ऊपर से आएगा वही स्कीमें बनती है। आप 50 बनाते हो लेकिन अगर बजट 20 स्कीमों का आएगा तो। दूसरा जो एजुकेशन में था वो आपको बताए, आपके पास जब मैं अपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट की बात कर लूँ, वहाँ पे कितने सारे स्कूल्स बंद हैं। 8 साल से 10 साल से आपने रिक्रूटमेंट की नहीं, ठीक है ना। बैन लगा था, सुप्रीम कोर्ट का बैन था, आप जॉब्स नहीं दे रहे थे। अच्छा, जो 3000 अगर आपकी डिमांड थी तो वो रिटायर हो गया 8-10 साल में, यकीन रिटायर हुए, मर गए चीज़ें। तो वो इस वजह से चीज़ें बढ़ गई कि आपने रिक्रूटमेंट की नहीं है, तो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आपका जो 3000 पे था वो 7000 पे चला गया। लेकिन वो इसका अब हो गया कि एडवर्टाइजिंग वगैरह शुरू हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट, माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ हमारी कभी होती है, कुछ माशाल्लाह जब हम पे ऑर्डर आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया, तो बहुत सारी चीज़ें आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते। अदलिया तो खुद कह रही है ना, देखो सबसे ज़्यादा जो है ना, सुप्रीम कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, सबसे ज़्यादा सिंध हुकूमत के केसेस चल रहे हैं। देखिए गुलशन, मैं कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें सही होंगी, मैं नहीं कहती कि आप कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं मैं बैठ के कहीं मेरे खिलाफ भी तो मोटो ना आ जाए। लेकिन मैं वही कहूँगी ना कि जनरल परसेप्शन, भाई चोरी की, गुलशन ने चोरी की है तो बस चोरी रगड़ा लगाओ गुलशन को, भाई गुलशन ने चोरी की है या सिर्फ रगड़ा लगाओ। जनरल परसेप्शन जब तक आप नहीं करोगे, गलतियाँ होंगी, चोरी हो रही होगी, चीज़ें होंगी, लेकिन सब आप पूरे गवर्नमेंट को बुरा नहीं कह सकते, आप पूरे सूबे की बजट को बुरा नहीं कह सकते। जहाँ गलतियाँ हुई हैं उनको बेशक आप सही करें, लेकिन जो चीज़ें बेहतर हो रही है, बेहतर कर सकते हैं, उसमें तो आप हर्डल नहीं डालें ना। आप एक इतनी सारी डिसीजन आते हैं, इसको काम को रोक दें, आप जो बनाते हो तो यहाँ तो फिर पहले नेब वो धड़ाधड़ ऑफिसों में, लिटरली बीच में तो ऐसा हाल हो गया था कि ऑफिसर ने बैठना छोड़ दिया था, ऑफिसर ने साइन करना छोड़ दिया था कि भाई हमारे गले पड़ जाएगी। तो ये चीज़ें आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो रुक जाती है। दैट्स मतलब जब मुझे पता होगा कि मेरे ऑफिस में छापा पड़ेगा, या तो मैं बैठूंगी नहीं, या तो फिर मैं जो आपको फौरी तौर पे साइन करने चाहिए वो मैं नहीं, डिसीजन नहीं ले पाऊंगी। तो ये इशूज जो है ना दूसरे सूबों के साथ नहीं है, वो सोतली मावाला सलूक कहेंगे कि सिंध के साथ खासतौर पर पाकिस्तान पीपल साथ रहता है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती है। मैं ये नहीं कहती कि 100% सब लोग साफ सुथरे हैं, चीज़ें होती होंगी, बुराइयाँ भी होती होंगी, लेकिन जो हर्डल्स हैं वो आपके परफॉर्मेंस को ज़्यादा बुरा कर देती है, गलत कर देती है। अच्छा, आपने कहा कि हर्डल्स सारे प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं। मुझे ये बताएं कि एक छोटा सा इशू है, वो है कुत्तों पे, जो रोलू कुत्ते हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए 3.5 से 4 अरब मंथली जाते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, टाउन कमेटीज़ हैं, यूसीज हैं और म्यूनसिपल हैं। तो ये सिर्फ 25 लाख कुत्ते हैं
जिन पे अभी तजब की बात है कि 52 करोड़ रुपया बजट रखिए, 25 लाख कुत्तों पे 52 करोड़ बजट, तो इन पे कंट्रोल नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और जो बजट आपने कहा था वो बजट यकीन लोकल, अब देखिए लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उसमें चेयरमैन थे, अब इंतज़ामिया तौर पे इश्यूज हैं, कुछ सेक्रेटरीज ऑफिसर तक की चीज़ें हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि कोर्ट को फैसला करना चाहिए कि आप कारकर्दगी की बुनियाद पे किसी एमपी को मुअत्तल कर दें? देखिए, जब आप पावर्स को कहीं और डाइवर्ट करेंगे, जो काम जिसका वो नहीं करेगा, तो फिर आप समझते हो कि क्या हम ये कहें कि कुत्ते ने काट लिया, अच्छा हम फिर मजाक में करते रहते कि चलो हम रिजर्व सीट वाले हम बच जाएंगे, कुत्ता काटेगा तो जनरल सीट वाला जाएगा क्योंकि कोर्ट जो है ना वो जनरल सीट। तो क्या आप समझते हो कि ये चीज़ें जिस इदारे की नहीं है, वो इदारा जब ये चीज़ें करेगा तो फिर चीज़ें होंगी? बिल्कुल। देखिए, जब बजट आया था उसका अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, इस जगह अकाउंटेबिलिटी आप भी करते हो, अकाउंटेबिलिटी जो इदारा वो करे। मैं इस जगह पे मैं अगर कहूं तो अदलिया सही थी। वो कैसे कि आप जब तक अप्रूवल नहीं देते हो तब तक के लिए टीएमओ आपके हल्के में लगता ही नहीं है। ये प्रैक्टिस है। जब आप अपने मर्जी का टीएमओ रखोगे तो उसे काम भी तो आप अपने मर्जी का लोगे ना, एमपी अपनी मर्जी का लेगा ना, एमएनए अपनी मर्जी का लेगा ना, तो ये कुत्तों पे कंट्रोल नहीं करवा सकता है। तो सही है ना, तो इससे चला जाए फिर या तो घर पे बैठ जाए। वो आपका परसेप्शन है कि सही है, मैं तो समझती हूँ कि नहीं, सही नहीं है। ये तो है ना, ये तो प्रैक्टिस है ना कि अप्रूवल के सवा टीएमओ नहीं लगता है एमपी और एमएनए के अप्रूवल के। ऐसा नहीं होता कि 100% अप्रूवल एमपी एमएनए की हो, डिपार्टमेंट अपनी भी अप्रूवल करता है। हाँ, आप भी सिफारिश करते हो, आप भी कहते हो कि ये लेकिन ये सिस्टम सिर्फ सिंध में नहीं, वो पूरे पाकिस्तान में है जो चल रहा है इसमें। लेकिन आप कहें कि कुत्ते काटने की कंप्लेंट सिर्फ सिंध में है, बाकी तीनों सूबे माशाल्लाह उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है, तो वही मैं कहूँगा ना, आपका मीडिया ट्रायल आपके खिलाफ जनरल परसेप्शन की वजह से फिगर अगर कहते तो मैं फिगर आती कि पंजाब में सबसे ज्यादा डॉग बाइट्स हैं। फिर डॉग बाइट्स की इंजेक्शन के हवाले से आपने कहा कि वो भी इशू जो है ना वो प्रोविंस ने भेजा कि आपका, क्योंकि वो आपका फेडरल का एक ही इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट, वो प्रोवाइड करता है, वो फेडरल का है। जब वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं, चीज़ें नहीं आती, वैक्सीनेशन नहीं आती, क्योंकि वैक्सीनेशन आपको यहाँ तो मुल्क में कम बनती है, फिर आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है, वो जब नहीं आती हैं, आपकी शॉर्टेज होती है, तो ये प्रॉब्लम आती है। वो पूरा सर्कमटेंस में जो है ना। चलते हैं ब्रेक के पास, ब्रेक की तरफ फिर वापस आते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम पस आईना में वक्त हुआ है एक छोटी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पस आईना में एक तासर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तासर भी है, महसूस भी होता है कि उसका सिंध के अवाम के जो मसाइल हैं वो तरजीहात नहीं हैं। तरजीहात सिर्फ यही है कि वफाक के वज़ीर ने आज किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको क्या जवाब देना है। यानी एक सियासत में दे जवाब ले जवाब, दे जवाब ले जवाब का सिलसिला शुरू है। अवाम की जो तरजीहात है, मसाइल हैं, वो हुकूमतों की अब तरजीहात ऐसे समझो नहीं रही हैं। मिसाल के तौर पर मैं महंगाई की बात करूं तो आप फौरी चली जाएंगी कि वफाक ने ये किया, वफाक ने ये किया, लेकिन दूध तो यहाँ जो है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं गिनवा सकता हूँ कि जो यहाँ की पैदावार है लेकिन महंगी है। आप का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, दूध से लेकर जितनी भी चीज़ें महंगी हुई हैं, आप कैसे कह सकते हो जब आपकी पेट्रोल की प्राइस बढ़ें, गैस की प्राइसें बढ़ें, बिजली की बिल की प्राइस बढ़ें, तो आप कैसे दूध वाले को पकड़ेंगे कि भाई ये जो है ना वो 130 रुपये किलो चल रहा है दूध। हाँ, 130 रुपये 130 रुपये चल रहा है, उसको आप 100 रुपये किलो करें, वो रीज़न, वो लॉजिक देगा। आप नान वाले को कैसे बोलोगे कि भाई, क्योंकि आटा तो गंदम तो जो है ना वो सिंध से मतलब वो उगती है, वहाँ से आती है। आप जो है वो कहो कि भाई रोटी जो है ना वो 20 रुपये नान जो है ना कर नहीं, आप 10 रुपये करो। जब आपकी चीज़ें, एक सर्कल चलता है, साइकिल है ना, साइकिल से आप कैसे सर्कल से बाहर कैसे निकल जाते हो। प्राइस, जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो क्या आपकी चीज़ें ट्रांसपोर्ट से लेके सब चीज़ें नहीं बढ़ती, ऑटोमेटिकली आपका अफेक्ट तो सुबह सिर्फ सिंध सूबा नहीं पड़ता, आपको चारों सूबे पड़ रहे हैं। अगर चलो भाई सिंध हुकूमत की नायल, सिंध हुकूमत नहीं कर रही है, तो तीनों सूबों में तो माशाल्लाह शरीफों की, ईमानदारों की, फरिश्तों की हुकूमत है, तो वहाँ तो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी।
ठीक है ना। तो डायरेक्टली चीज़ें सूबे की हो या मुल्क की हो, जब ऊपर से चीज़ें खराब होंगी तो ऑटोमेटिकली नीचे भी चीज़ें बेहतर पॉसिबल नहीं है कर सके। दूसरा आपने कहा कि हुकूमत की प्रायोरिटी ये नहीं है, ठीक है ना। जब आधे घंटे में 5-5 मिनिस्टर्स बैठ के चीज़ें करेंगे तो यकीनन, क्योंकि आवाम भी है कि भाई ये आपको बैठ के गालियाँ दे रहे हैं, आपको क्यादत पे पार्टी पे, तो किसी न किसी को जवाब देना, ये मजबूरी पे हालत देनी पड़ती, करनी पड़ती। सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन हो, सबसे ज़्यादा जितनी बेहतरी की गुंजाइश सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, मैं नहीं समझती कि कहीं पे वो, चाहे वो जितने अमेंडमेंट जो आती है वो बेहतरी के लिए चीज़ें आती है, बिलों में आती हो, चाहे वो चीज़ें, तो मैं समझती हूँ कि इश्यूज़ आ गए। अब 1.5 साल 2.5 साल आपको कोविड में जब आपके तरक्की याफ्ता मुल्कों में इतना बुरा हाल हो गया, तो आप तो वैसे ही जो है समेटे हुए हैं, आपके पास हम तो आदी हो गए हैं। अगर सैलाब आ जाता है तो उसको हम घसीटते हैं 5 साल तक। तो अभी तो कोविड आया है, सारा इल्जाम उस पे होगा। इल्जाम बदकिस्मती कहें कि इल्जाम तो आता है ना, आपकी सारी ऑफिस बंद हो गई, आपका डेवलपमेंट जो बजट था वो आप यूटिलाइज नहीं कर पाए। जब ऑफिस बंद थी, आपके ना कुछ प्रोसेस होगा तो फिर यकीनन वो चीज़ें डिस्टर्ब होती है। ऐसा नहीं कि ये कैसे होता है कि दूसरे इदारे इतना जो एडीपी होता है खर्च नहीं कर पाते हैं। 3-4 ऐसे इदारे हैं कि वो 100% पहले खर्च कर लेते हैं। जैसे मैं आपाशी एरीगेशन की बात कर लूँ, जैसे मैं वर्क्स एंड सर्विसेज की बात करूँ, ऐसे बहुत सारे 3-4 ऐसे इदारे हैं कि आपने कहा ना कोविड आया और ये डेवलपमेंट खर्च नहीं, अगर पिछले साल के देखिए तो सब डिपार्टमेंट्स की सूरत हाल वो वैसे तो अगर आप देखें तो इरिगेशन की, वर्क्स एंड सर्विस, क्योंकि ये डिपार्टमेंट है कि रोड्स हैं, आपने एक दफ़ा दिया चीज़ें चल गई, लेकिन कुछ ऐसे जैसे बिल्डिंग्स हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन वो भी आपने देखा होगा पिछले दफ़ा और इस दफ़ा भी सबका बहुत ही बुरा हाल है। आपने कहा कि कोविड की वजह से आप नहीं कर पा रहे। कोविड आया तो कोविड की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, मैशियत तबाह हुई, और ये सबसे ज़्यादा छोटे कारोबार करने वाले, रेडी वाले और सैलून वाले, रेस्टोरेंट वाले, सबसे ज़्यादा जो है ना वो नुकसान उनको हुआ है। तो हुकूमत का इस तरफ क्यों नहीं ध्यान है कि उनके लिए कोई ऐसा पैकेज बनाएं कि वो जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर माशी तौर पर तबाह हो गए हैं, उनको कोई जाके बंदा कंधा दे या कोई उसको सहारा दे। कोई ऐसा प्लान ही नहीं है। हम हर प्रोग्राम में देखते हैं कि सियासतदान जिक्र तो करता है कि कोविड की वजह से ये हो गया, लेकिन जिनको नुकसान हुआ है उस पर किसी की नज़र नहीं जा रही है। गुलशन, एक तो आप ये तो मानोगे कि सिंध हुकूमत ने कोविड के हवाले से एफर्ट्स लिए, ठीक है ना, इनिशिएटिव लिए, चाहे वो कर्टेना के हवाले से हो, क्वारंटाइन के हवाले से हॉस्पिटल्स हों, इवन टेस्ट के हवाले से फैसिलिटीज़ हों, वो चीज़ें जो कोविड के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने की वो आपके सामने, ठीक है। आपके पास मैं नहीं समझती कि जहाँ पे 5-6 करोड़ की आबादी हो, ये 80% लोग हैं जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास की या रेगुलर तबका काम करने वाला, डेली वेजेस पे काम करने वाला, वो आपने एक दफ़ा कोशिश की कि हमें पता तो चले, डेटा फिगर मिले। तो अब मैं कहूँगी तो फिर आप हंसेंगे कि भाई वफा के साथ मिले तो आपके साथ तनकीदें। नादरा से आपने शुरू में कोशिश की कि भाई हमें डेटा वगैरह में हेल्प करें ताकि हमें पता चले कि कितने डेली वेजेस पे काम करने वाले, आपकी सपोर्ट नहीं मिली। फिर आपने राशन का शुरू किया तो एक बहुत बड़ी तनकीद आ गई कि भाई राशन जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने घर ले गई, पैसे ले गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अगर आप पॉजिटिव इनिशिएटिव लेना चाह रहे हो तो नहीं ले पाते। और दूसरा ये कि रिसोर्सेज आपके पास नहीं है इतने कि आप इतने बड़े ह्यूज उसमें हमने एक छोटा सा स्टेप ये लिया कि इमरजेंसी एक्ट के तहत, कोविड एक्ट के तहत हमने ये कोशिश की कि भाई जो डेली वेजेस पे फैक्ट्रीज में काम करा उनको नहीं निकाला जाए। हमने कोशिश की कि जो लोग इस तरह का काम करें वो हमने एक इमरजेंसी बिल के तहत वो उनको रिलीफ दिया कि भाई आप चीज़ें करें। लेकिन इतने रिसोर्सेज आपके पास हैं नहीं कि आप लोगों के लिए ऐसा इतना बड़ा इनिशिएटिव ले। उसमें मैं थैंक्स करूंगी कि प्राइवेट सेक्टर एनजीओज ने एक सपोर्ट की कि इस मुश्किल वक्त में जब आपने सपोर्ट किया तो चीज़ें चली भाई। गवर्नमेंट चाहते हुए भी वो इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इन सबको फ़ायदा दे सके या सपोर्ट कर सके। अच्छा बेटा, ये मुझे बता दें कि ये कहा जा रहा है, ये तासुर के जो पीडीए में है, अब वो हुकूमत के लिए ख़तरा नहीं है, अब वो कोमा में चली गई है।
नहीं, मैं नहीं समझती गुलशन। देखिए, पीडीएम है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसमें काम कर उसमें मौजूद हैं। और देखिए, इख्तलाफात होते हैं। अब 9 पार्टीज हैं, हर किसी का अपना विजन है, अपना मैनिफेस्टो है, सब पार्टियां बैठती हैं तो इख्तलाफात आते हैं। आपके पार्टी के अंदर इख्तलाफ होते हैं तो ये यकीनन 9 पार्टीज है जिसकी अपना सोच, अपनी पार्टी, अपना मकसद होता है, तो यहाँ बैठ के चीज़ों में इख्तलाफ है। लेकिन मैं नहीं समझती कि पीडीएम ख़त्म हो गई है या आईसीयू में चली गई है। छोटे मोटे कहा यह जा रहा है पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया कि इस्तीफा नहीं देंगे, उसके बाद वो बेचारी जो पीडीएम है वो सदमे में चली गई, कोमे में चली गुलशन, गई। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा एक स्टैंड रहा है कि हम पार्लियामेंट की सियासत करेंगे, क्योंकि ये सोचते हैं कि जिद कहें अन्ना कहें कि भाई इस्तीफा दे दो और इस्तीफा आप, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो माजी में भुगत चुकी है ना कि पार्लियामेंट से अपने सियासत से हटे और दूसरों को मौका मिला वो आकर बैठ गए। तो ये कभी भी पाकिस्तान, और जब भी पीडीएम के वाले से हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शुरू से स्टैंड रहा। अगर आपने देखा होगा जब हलफ के कहा कि भाई पार्लियामेंट की सियासत में रह के पार्लियामेंट के अंदर काम करना। आपने को याद होगा कि जब इलेक्शन के बाद ओथ लेने का था तो सबने, नून लीग ने कहा कि हम ओथ नहीं लेंगे और मौलाना फजल साहब ने कहा था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं, हम ओथ भी लेंगे, हम पार्लियामेंट से। और हमेशा मुश्किल हालात में भी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लिया है। बिल्कुल, तो क्योंकि यही एक टूल है जो आपको, आपके अवाम को, आपकी जमहूरियत को बचा सकता है। जिस दिन आप हटे, क्योंकि एक दफ़ा याद है कि बेनी साहिबा ने जब बलदियाती इलेक्शन में बाइकाट किया था तो उसका नुकसान हुआ था, क्योंकि जब आप पार्लियामेंट की सियासत से बाहर निकले उसका फ़ायदा हमेशा दूसरे लोगों ने लिया। वो आकर 10 साल, 11 साल, 15 साल बैठ गए, फिर आपको निकल। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डे 1 से स्टैंड था कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। लास्ट ऑप्शन आपके पास होगा, लास्ट ऑप्शन के तौर पे फिर अब वो जिद चीज़ें आ गई। लेकिन हम समझते हैं कि बैठ के पीडीएम के जितने भी लीडर आने वो बैठेंगे और इसी तरह पीडीएम दोबारा सर्वाइव करेगी, काम करेगी और गवर्नमेंट को टफ टाइम देगी। अच्छा, जब भी मेरा प्रोग्राम करने का इरादा होता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ज़रूर चीज़ें पूछिएगा, तो मेरा फिर एक सिंध के अवाम के हवाले से ही सवाल है कि क्या सबब है कि इतना अरसा रहते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम को जो बुनियादी सहूलियात है वो नहीं दे पाई है, न दे सकी है। देखिए गुलशन, सबसे पहले जो रोज़गार है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना। और ये भी इसलिए कि जितनी जॉब्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है वो किसी और गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं दी। इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है कि हम लोगों को रिलीफ दे। यकीनन इस वक्त बेरोजगारी तो ये जो उस्ताद टीचर्स ये जो इतने 25 दिन हाँ, बैठे हुए वो बिल्कुल आपके सामने वो हट गए और कमेटी बन गई है, वो बैठ रहे हैं। उसका भी एक इशू था कि जब आप कोर्ट में चले गए थे 2 फैसले आ गए थे, इसलिए फिर कमेटी बनी है कि वो आपस में बैठ के और इस कोर्ट के थ्रू जो है ना उसको इंशाल्लाह करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जॉब्स के हवाले से सबसे ज़्यादा इस वक्त भी कोशिश है सिंध गवर्नमेंट की कि हम लोगों को रोज़गार दें, और वो चीज़ एडवर्टाइजिंग के थ्रू चीज़ें जो है वो शुरू हो गई है। बेसिक नीड्स जो है, देखिए कोशिश प्रायोरिटी है कि यकीनन स्कूल्स को बेहतर करें, हेल्थ को बेहतर करें, आपको वाटर सप्लाई को, ड्रिंकिंग वाटर को बेहतर करें। ये चीज़ें पाइपलाइन में होती भी रही हैं और करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, अब आवाम जो है ना सवाल करती है आपको, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई MP MN है, तो वो प्रेशर हम भी CM आपको चेयरमैन तक देते हैं कि भाई ये प्रेशर हम पर है। चीज़ें देखें हीर साहब, आप भी यहाँ पैदा हुई है, मैं भी यहाँ पैदा हुआ हूँ। जो पहले शहर थे अब वो शहर खंडर बन गए हैं। आप भी मानोगी, मैं भी मानूंगा। मैं शहरों के नाम ले सकता हूँ। आप जाएं सखर को देखें, आप जाएं लाड़काना को देखें, मैं उसी गलियों में हम घूमें, उसी आज हम जा नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो बनने के बजाय, मैं तो कहता हूँ कि पूरे 13 साल में कोई भी ऐसा शहर नहीं जो रोल मॉडल बना के पीपल्स पार्टी ने कहा है, जैसे SIUT के लिए और दूसरे अस्पतालों के लिए कहती है, ऐसे किसी शहर के लिए भी बोले कि ये रोल मॉडल है। गुलशन, देखिए मैं समझती हूँ कि आप लाड़काना की बात की आपने, सखर की, उसमें बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हुई हैं। ऐसा आप ये कहें कि बिल्कुल अब आप ये बैठ के ये कहें खंडर है, तो जो देख रहा है ना वो कहेगा वाकई में खंडर बन गया। ऐसा गुलशन जुल्म नहीं करें आप, जो है ना चीज़ें देखिए, चाहे वो फ्लावर की सूरत में हो, चाहे वो ग्रीनरी की सूरत में हो,
चाहे वो पानी के हवाले से हो, चीज़ें रोड स्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी चीज़ें काफ़ी सारी बेहतर हुई। अब आप हैदराबाद से लेके मीरपुर खास तक जाएँ, आप सांगड़ से जाएँ, देखिए चीज़ें, देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपने 100% चीज़ें बेहतर हो गई हैं, नहीं है, ऐसा नहीं है, और बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। अब आवाम भी सवाल करती है, आपसे करती है तो हमसे भी सवाल करती है, और ये सब एमपीज़ एमएलए सब मानते हैं कि भाई जब तक हम चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, गुंजाइश रहती है, वो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो मुश्किल है। देखिए ये ऐसे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते कि भाई कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो वोट का रेशो है या मेंबर्स की तादाद है, वो ऐसे डंडे की जोर पे पाकिस्तान अब ना आप वोट देते हैं ना कोई और वोट देता है। तो कहीं ना कहीं पे चीज़ें बेहतर हुई हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें सही हुई हैं, जिसकी बेस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा प्रोग्राम वोट का है। वक्त पूरा होता है, नहीं तो इलेक्शन की सियासत पे एक अलग बहस है। इलेक्शन की सियासत अलग है और काम अलग है, और उस पे सारी आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ। आज आपसे इसीलिए ऐसे सवाल किए कि मुझे पता है कि दोबारा प्रोग्राम में आ जाए। नहीं, आप सच बोलती है, आप सच बोलती है। दोबारा प्रोग्राम है मुझे। नाज़रीन, प्रोग्राम पसे आईना का टाइम पूरा होता है, फिर दूसरे प्रोग्राम में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान गुलशन शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।